आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी, राजव्यवस्था। तो आप अपने कॉपी पर शुरू कर दीजिए। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इसको कहेंगे हम भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि ये राजव्यवस्था शब्द क्या है और इंडियन पॉलिटी का आपके एग्जाम में सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ना क्या है। तो आप देखिए अपना सिलेबस। तो अगर भारतीय राजव्यवस्था की बात करेंगे तो आपको पढ़ना है सबसे पहले भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या है इसका इतिहास, कैसे ये राजव्यवस्था निकलकर सामने आई, कैसे हमारी राजव्यवस्था जो चलती है उससे हमने कैसे सीखा, इसको पहले पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है भारत का संविधान, भारत का संविधान, इसको पढ़ना है। फिर अंत में पढ़ लेना है पंचायती राज। यह भी हमारे भारतीय संविधान का ही एक अंग है। फिर भारत के संविधान में अगर आप कहेंगे कि पर सर पूरा संविधान पढ़ना बड़ा कठिन है, कितना पढ़ेंगे, तो अगर एग्जाम का टाइम और कम पढ़कर आप अच्छा करना चाहते हैं तो क्या पढ़ना है, भारत या भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं अगर पढ़ लेते हैं आप तो आपका लगभग सारा चीज कंप्लीट हो जाता है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को आप कंसंट्रेट रहेंगे, इसी पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग तो शुरुआत करेंगे भारतीय राजव्यवस्था किसे कहते हैं, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वहां से। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताया कि कहां का पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसको सबसे अधिक फोकस करना है आपको। बात समझ आ गई? तो जब इसको ज्यादा फोकस करना है लेकिन इसको पढ़ना है तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। तो यही डालेंगे शुरू में एक बैकग्राउंड से कि आखिर संविधान होता क्या है, संविधान होता क्या, वहां से चलेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हम राज व्यवस्था। अब यहां पर भारतीय राजव्यवस्था हम कह रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स की नहीं बात कर रहे हैं, ना तो पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, वो नहीं है। भारतीय राजव्यवस्था तो जिस क्षेत्र की राजव्यवस्था या उस क्षेत्र को चलाने के तरीके के बारे में बात करेंगे वो वहीं की राजव्यवस्था कहलाएगी। जैसे बिहार के बारे में बात करेंगे, अगर बिहार कैसे चलता है, उसके तरीके क्या है, तो उसका नाम होगा बिहार की राजव्यवस्था। समझ आई बात? तो बिहार स्पेशल जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को पढ़ना होगा बिहार की राजव्यवस्था। समझ आया? अगर चीन की राजव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो करेंगे चीन की राजव्यवस्था। अमेरिका कैसे चलता है उसके चीजों को, पहलुओं को देखेंगे तो अमेरिकी राजव्यवस्था। लेकिन हम देख रहे हैं कहां पर, भारत में रह रहे हैं, इसलिए भारतीय राजव्यवस्था। तो ये भारतीय राजव्यवस्था संवैधानिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संवैधानिक कहलाएगी। क्यों संवैधानिक कहलाएगी? क्योंकि संविधान के आधार पर चलती है, संविधान के आधार पर चलती है, संविधान के आधार पर चलती है। तो भारतीय राजव्यवस्था को हम संवैधानिक कहेंगे क्योंकि संविधान में जो चीज लिखा हुआ है, जैसे प्रावधान है, हमारा देश उसी तरह से चलता है, इसलिए भारतीय संविधान एक संवैधानिक हमारी भारतीय राजव्यवस्था कैसा राजव्यवस्था है? संवैधानिक। और इसी भारतीय राजव्यवस्था को हम लोकतंत्रात्मक कहेंगे। लोकतंत्रात्मक
लोकतंत्रात्मक। तो हमारा व्यवस्था जो है कैसा है? लोकतंत्रात्मक। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जो चुने जाते हैं लोग, वो जनता चुनती है उनको और वही शासन करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ राज व्यवस्था राजतंत्र टाइप का नहीं है कि राजा बनेगा, लोकतंत्र टाइप का है, क्योंकि जनता चुनता है अपना शासक। बात समझाई? तो पहले इतने चीजों को लिखा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहां पर कहना हुआ कि हम लोग लोकतंत्रात्मक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हमारा संविधान इसे लोकतंत्रात्मक बनाता है। हमें लोकतंत्रात्मक कौन बनाता है? हमारा संविधान। इसका मतलब भारत का संविधान कैसा संविधान है? लोकतांत्रिक संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है। तो भारत का संविधान कैसा संविधान कहलाएगा? लोकतांत्रिक संविधान। लिख लीजिए, लोकतांत्रिक संविधान है। ठीक है, चलिए। तो आखिर ये हमारा संविधान जब लोकतांत्रिक है, तो आखिर संविधान से हमें मिल क्या रहा है और संविधान हमें दे क्या रहा है, इसको समझना है। क्योंकि सारा खेल संविधान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जब संविधान के इर्द गिर्द घूम रहा है तो पहले समझना पड़ेगा कि आखिर संविधान से हमें मिल क्या रहा है, संविधान दे क्या रहा है। चले आगे। तो हम लिखेंगे संविधान, संविधान। ठीक है, तो ये संविधान क्या है? तो लिखेंगे मूलभूत सिद्धांतों का संग्रह है। हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे, मूलभूत सिद्धांतों का संग्रह है। मूलभूत सिद्धांतों का संग्रह। संविधान क्या है? मूलभूत सिद्धांतों का संग्रह है, जिस पर या जिससे देश का शासन चलता है। जिससे देश का शासन चलता है, जिससे देश का शासन चलता है। एक एक चीज समझना है। संविधान क्या है? मूलभूत सिद्धांतों का संग्रह है, और इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों पर क्या चलता है? देश का शासन चलता है। ठीक है, चलिए। जब देश का शासन चलता है तो बताइए, देश का शासन चलता है किससे? नियम से। बिना नियम का तो चलता नहीं है। देश का शासन चलता है नियम से, और ये नियम कहां से प्राप्त होते हैं? संविधान से। मूलभूत सिद्धांत होते हैं। देश चलता है नियम से, और नियम प्राप्त होता है किससे? संविधान से। समझ में प्राप्त हुआ? तो संविधान नियम भी देता है, देश चलता है इसी नियम से, और नियम बनता है कहां से? संविधान से। तो अगर संविधान से ही देश चल रहा है, और संविधान मूलभूत सिद्धांतों का संग्रह है, और संविधान हमें नियम कानून देता है कि कैसे देश चलाना है, राजव्यवस्था कैसे चलेगी, तो इस राजव्यवस्था के हमें अंगों को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब राजव्यवस्था हमारी खड़ी है, और इसे खड़ी होने के लिए जिस प्रकार एक तंबू को खड़ा करने के लिए उसमें नीचे से कुछ पेंच या बांस लगाने पड़ते हैं, तब वो टाइट रहता है, उसी प्रकार राजव्यवस्था को टाइट रखने के लिए इसके कुछ अंग बनाए गए हैं। उन अंगों को हमको देखना है। तो हेडिंग डालेंगे राजव्यवस्था के अंग। राजव्यवस्था के अंग तो नीचे लिखे जाए। तो राजव्यवस्था के मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहला, राजव्यवस्था के 3 अंग एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट। इसी को हम गवर्नमेंट कह देंगे। ठीक है, इसी को गवर्नमेंट कहा जाएगा, सरकार ये होगी, और ये शासन से संबंधित होगी।
शासन से संबंधित, लिखते चलेंगे, शासन से संबंधित। ये आखिर करेंगे क्या? तो ये एग्जीक्यूटिव वाले जो शासन से संबंधित हैं वो देश चलाते हैं, देश चलाते हैं, ये देश चलाते हैं। ठीक है, तो अगर जितने भी लोग देश चलाने में शामिल हैं, जैसे चाहे वो सरकार के लोग मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये नौकरशाह हो, डीएम एसडीएम, सब ये सब किसके अंग हैं? एग्जीक्यूटिव के। ये एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं, सरकार के अंतर्गत, क्योंकि यही सरकार चलाते हैं। और ये जो सरकार या देश चलाते हैं किसकी सहायता से चलाते हैं? नियम की सहायता से। किसकी सहायता से? नियम की सहायता से, बिना नियम का नहीं चलाते। और ये नियम कहां से मिलता है? संविधान से, नियम की सहायता से, नियम की सहायता से देश चलाते हैं। राजव्यवस्था के ये पहले अंग है जो नियम की सहायता से देश चलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब नियम के सहायता से देश चलाते हैं तो ये नियम देगा कौन? तो देगा संविधान। तो ये संविधान जो नियम देगा, क्या एक बार नियम दे दिया तो यह क्या एक बार नियम दे दिया तो वही नियम रहेगा? तो नहीं, जरूरत के हिसाब से नियम बदलेंगी, समय के अनुसार ये नियमों में परिवर्तन होंगे। और ये आखिर नियम बनाएगा कौन और परिवर्तन करेगा कौन? तो इसके लिए संविधान का दूसरा अंग, राजव्यवस्था का दूसरा अंग, ये नियम कानून को बनाने के लिए, बदलने के लिए राजव्यवस्था का दूसरा अंग बनाया गया, जिसका नाम है लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं? तो लिखेंगे राजव्यवस्था का दूसरा अंग, दूसरा अंग, राजव्यवस्था का दूसरा अंग लेजिस्लेचर। इसको हम संसद कहेंगे, संसद, लेजिस्लेचर, संसद। कोई दिक्कत? तो इस राजव्यवस्था का दूसरा अंग कहलाएगी लेजिस्लेचर या संसद। संसद को अंडरलाइन करके नीचे आएंगे, लिखेंगे यह नियम या कानून बनाती है, नियम या कानून बनाती है। ठीक है, इसी नियम कानून पर क्या चलेगा? देश। तो यह नियम कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन हो गई? तो नीचे लिखेंगे, अरे देखकर लिखेंगे संसद नियम बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। सबसे बड़ी संस्था है, इससे बड़ी कोई संस्था नहीं भारत में। यही नियम बनाएगी, यही नियम बिगाड़ेगी, यही नियम कुछ भी करेगी। समझ आया बात? अगर जरूरत पड़ने लगी और कोई केस हो गया सुप्रीम कोर्ट में और उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय को यह लगने लगा कि इस पर एक नियम बनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट नियम नहीं बना देगा। वो ये नहीं करेगा कि तुरंत चलो ऐसा जरूरत है तो हम नियम बना देते हैं, नहीं। वो संसद को एक मशविरा देगा, सलाह, आदेश नहीं। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। उच्चतम न्यायालय संसद को आदेश नहीं देगा, सलाह देगा कि आप इस विषय पर एक नियम बनाइए, क्योंकि इसका मांग है, समय की मांग है कि इस पर एक नियम बनना चाहिए। हालांकि ये सब बहुत कम होता है, बहुत बार संसद को खुद ही लगने लगता है कि इस पर नियम बनना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स कौन कर रहे हैं? नेता लोग। और जब नेता लोग कर रहे हैं, समाज में कौन रहे? नेता। तो सोसाइटी की क्या मांग है वो इसको जानते हैं और उस पर नियम कानून बनाते रहते हैं और परिवर्तन करते रहते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ लेजिस्लेचर। जो संसद है वो सबसे बड़ी संस्था है कानून बनाने वाली। आइए अगले तीसरे स्तंभ पर लिखेंगे, राजव्यवस्था का तीसरा अंग है जुडिशियरी। जुडिशियरी, जुडिशरी को कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका
यह राजव्यवस्था का तीसरा अंग है। तो आखिर यह तीसरा अंग करेगा क्या? तो लिखेंगे नीचे, कानून संबंधी निर्णय देगी, कानून संबंधी निर्णय देगी। मतलब यह हुआ कि अगर कोई संसद के द्वारा बनाए गए कानून या इंडियन पैनल कोड के कानून को कोई तोड़ता है तो उस पर जो भी दंड होता है, उसका सजा जितनी होती है, उसको देने का हक सिर्फ जुडिशरी को है। ठीक है? और उसे कानून मतलब कि कानून को समझाने का हक है। कभी कभी तो उच्चतम न्यायालय किसी कानून की व्याख्या भी करता है। मतलब जब न समझ में आए तो पूछा जाता है कि आखिर इसका मतलब समझाइए, और इसकी व्याख्याता भी वही है। ठीक है? तो इस पर कानून को, जो भी कानून संबंधी गैर कानूनी काम करेगा तो इस पर सजा देगी जुडिशरी। बात समझा गई? प्रश्न ये उठता है कि 3 हो गए, हमारी राजव्यवस्था के तीनों अंग हो गए, अब क्या? तो राजव्यवस्था के सिर्फ 3 ही अंग है मुख्य रूप से, लेकिन एक अंग ऐसा है जो इन तीनों पर नजर रखता है, और वो है मीडिया। उस मीडिया को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया। 2 तरह की मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, जिसको हम कहते हैं प्रेस। यह है राजव्यवस्था का चौथा अंग और सबसे महत्वपूर्ण अंग, जो वर्तमान समय में निष्क्रिय दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जनता के मुद्दों को उठाए और जनता के रियलिटी मुद्दों को उठाए, न कि सरकार का वो एक तरह से स्पोक पर्सन बन जाए, प्रवक्ता बन जाए। अगर मीडिया, किसी देश की मीडिया सरकार का प्रवक्ता बन गई तो इसका मतलब है कि जनता को उसने हाशिए पर रख दिया, जनता के मुद्दे को उठाया ही नहीं। प्रेस को राजव्यवस्था का चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस को राजव्यवस्था का चौथा स्तंभ कहा जाता है। राजव्यवस्था का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है? मैंने कहा जाता है नहीं, और क्यों कहा जाता है मैंने बहुत समझा दिया आपको। ठीक है? तो प्रेस को राजव्यवस्था का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यही 3 स्तंभों को ठीक रखती है। ठीक है? चलिए, अब हम शुरुआत किए थे कहां से? सरकार से, एग्जीक्यूटिव से। फिर आए थे कि सरकार शासन चलाएगी कानून की सहायता से, और कानून बनाएगा लेजिस्लेचर, संसद, और उस कानून पर निर्णय देगी जुडिशरी। यही कहते हैं। लेकिन अब बात आई कि कानून बनता कैसे है, तो चलेंगे अब कानून बनाएंगे। तो अगले पर चलेंगे, लिखेंगे कानून, और हम कानून अब बनाने चलेंगे। चलिए, सबसे पहले समझिएगा कानून बनता कैसे, इसको समझेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले कानून बनाने के लिए क्या होगी? राजनीति। क्या होगी? राजनीति। सबसे पहले राजनीति होगी। ठीक है? अब जब राजनीति होगी तो उस मुद्दे पर बहस होगी। पहले राजनीति पॉलिटिक्स होगा गांव की गलियों में, उसी पर कितना बार चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है? उसके बाद उस पर बहस होगी। बहस, राजनीति हो गई, बहस होगी, और यह बहस कहां पर होगी? यह होगी संसद में। ध्यान से समझिएगा, राजनीति हो चुकी, अब बहस हो रही है उसी मुद्दे पर। उस मुद्दे पर बहस हो रही है कहां पर? संसद में। जब बहस हो गई तो सरकार, क्योंकि सरकार लाई है उस मुद्दे को राजनीति के द्वारा, और सरकार उस पर लाएगी विधेयक। क्या लाएगी? विधेयक लाएगी। ठीक है? जब विधेयक लाएगी, अब बहस हो रहा है उसी विधेयक पर कि इस मुद्दे पर क्या किया जाए, तो 2 ही चांस है, या तो विधेयक पास होगा और नहीं तो गिर जाएगा। तो अब इस विधेयक पर पास होने या न होने का एक दबाव बना हुआ है। तो याद रखिए, सरकार जब विधेयक लाई है तो एक ही उपाय है, उसे पास हो। क्यों? क्योंकि सरकार बहुमत में है, और जब बहुमत की सरकार है ही तो विधेयक पास होना ही है। डिपेंड यह करता है कि वह
उसका बहुमत देखिए, यहां पर विधेयक 2 जगह से पास होगा और यह 2 जगह से पास होगा, पहला लोकसभा से और फिर राज्यसभा से। अब डिपेंड ये करता है कि पूरा लोग, अब जब मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पारित हो गया, हम मान के चलेंगे कि विधेयक क्या हुआ, पारित हो गया। चलिए विधेयक पारित हो गया, विधेयक क्या हो गया, पारित। जब विधेयक पारित हो गया तो इसे भेजा जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। विधेयक पारित हो गया, अब विधेयक पारित का मतलब पास हो गया, कहां पर, लोकसभा और सरकार ने एक प्रस्ताव लाया। विधेयक का मतलब क्या है, प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव को पारित किसने किया, लोकसभा और पारित करने के पास जाएगा। तो अब राष्ट्रपति के पास 2-3 चीजें हैं। पहला, राष्ट्रपति, चूंकि भारत में राष्ट्रपति एक कठपुतली होता है प्रधानमंत्री का, उसे इस राष्ट्र जो विधेयक पारित किया गया है उसे मंजूरी देना उसकी व्यवस्था है, वो इस पर साइन करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को भी कुछ पावर दिए गए हैं, तो राष्ट्रपति के पास इसके लिए 3 चीजें हैं, ध्यान समझिए। अगर विधेयक उसके पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, उसको मंजूरी दे दे, उसको मंजूरी दे दे। दूसरा, ये तो गड़बड़ है, और पढ़ने के बाद कहे कि नहीं भैया ठीक नहीं लग रहा है, इसे पुनर्विचार के लिए फिर से लोकसभा या राज्यसभा को लौटा दे, कि फिर से विचार करिए, लोकसभा को लौटा दे। दूसरा ऑप्शन, अगर राष्ट्रपति यह सोच रहा है कि लौटाएंगे तो फिर से भेज देंगे सब, और वैसे ही भेज देंगे, तो दूसरा बार भेज देंगे तो राष्ट्रपति की व्यवस्था हो जाएगी, चाहे गलती आया चाहे सही आया, उस पर मंजूरी देना लगभग नहीं, उसका मंजूरी देना उसकी व्यवस्था है। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के और पैर बांध दिए थे। उन्होंने ऐसा कर दिया था कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाए जो भी चीज, राष्ट्रपति को कह दिया था कि आप पूछेंगे नहीं सवाल, उस पर तुरंत हस्ताक्षर करेंगे और आपको मंजूरी देना है, वापस नहीं भेजेंगे। बात समझ आई। लेकिन अगली बार फिर से मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने इंदिरा गांधी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और राष्ट्रपति के अधिकारों को फिर से लागू कर दिया। समझ आया बात। और अब देखिए तीसरा उपाय, मान लीजिए कि राष्ट्रपति इस पर साइन भी नहीं करना चाहता और यह भी नहीं चाहता कि फिर से लौटाएं, क्योंकि अगर फिर से लौटाएंगे तो फिर आएगा तो साइन करना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति करता क्या है, चुपचाप ठंडा बस्ता में इसको रख सकता है और रख दे। आज जब फोन आए उधर से मंत्रिमंडल का कि हाँ सर जी क्या किए, उस पर साइन किए, तो हम कहे अच्छा रुक जाइए, तबीयत ठीक नहीं है। फिर 2 महीना बाद आए, किए ना यार थोड़ा सा गए तो बिजी हैं। ऐसा ही तब तक करे जब तक कि समय न बीत जाए, पूरा समय 5 साल का न बीत जाए। इसको कहते हैं राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो शक्ति। बस में ही अब वो पॉकेट में रख के भुला गया कि अब साइन करे के बाद, समझाया। इसको कहते हैं राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो शक्ति। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि संविधान में यह कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि जो विधेयक आएगा राष्ट्रपति के पास इतने समय के अंदर राष्ट्रपति को जवाब देना ही है, यह संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो इसी बात का उपयोग करके राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति बना लेता है। कहता है जब समय दिखाई नहीं हुआ है तो अनंत काल तक हम इसको ले जाएंगे। समझाया बात। ये चीजें हैं। तो अब राष्ट्रपति के पास गया है विधेयक, हम लोग ये मान के चलेंगे कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी किस पर, विधेयक पर। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी तो क्या हो जाएगा, और विधेयक नहीं रह जाएगा, विधेयक क्या बन जाएगा, कानून। क्या बनेगा, तो जब ही विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, और यही कानून संविधान में शामिल हो जाता है और देश पर लागू हो जाता है। समझ आएगा बात पूरा। इसको कानून बनने की प्रक्रिया लिख लीजिए।